प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा क्या होता है। ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करूं तो नॉर्मल सी चीज जो जो हमने परसेंटेज में सीखा है, जो जो प्रतिशत वाले चैप्टर में हमने सीखा है, वो सभी आपको आना चाहिए। जो भी प्रतिशत हमने सीखा है सब कुछ आपको आना चाहिए। आपको सर क्या क्या, सब कुछ यानी कि मेन चीज तो आपको सभी परसेंटेज वगैरह आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे मैं कहूँ कि भाई 16 से 2/3% कितना होता है फ्रैक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि है 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। एक क्षण रुकिए, साफ दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? या आ जाइए। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए 16 से 2/3% क्या होता है? 1/6। ये सारी चीजें तो अभी के अभी कॉपी में लिख लीजिए। अब नहीं पता तो जो भी पहले आपने नोट बना रखे हैं ये पेज खोल लेना। 14 से 2/7%, 1/7। ठीक है, 37 से 1/2%, तो आपको होगा सर 3/8। ये सभी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक बात है? दिख रहा है ना पक्का? थोड़ा सा ओके, साफ दिख रहा है ना? ठीक है, आ जाइए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और नहीं पता तो अभी के अभी जो भी आपको नोट्स बन रखे होंगे परसेंटेज वाला, तो अच्छा किसी का अगर पहला दिन हो तो देखिए नया चैप्टर है, दिक्कत कोई नहीं आएगी। परंतु जो भी बच्चा पहले दिन आता है परसेंटेज का पहला पार्ट, जिसमें पहले पार्ट में पहले ही 10 मिनट में मैंने ये सारी परसेंटेज लिखवा रखी है, ये सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो एक बार जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, और कोशिश करो पहले पिछली क्लासेस को समाप्त कर लो। ठीक है, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है। इसी तरह 57 1/7%, 4/7 होता है। इन सभी में जो सबसे मेन जरूरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि चलो क्वेश्चन कराता हूँ, उसके साथ ज्यादा अच्छे तरह से समझ पाओगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। आप क्या कहोगे? इस तरह देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होता है भाई जितने रुपए में कोई सामान खरीदा गया। आगे दे रखा और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जितने रुपए में कोई वस्तु बेची गई। ठीक है, इन दोनों का रेशो दे रखा है 8:9। अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है, लाभ प्रतिशत। ये रहा क्वेश्चन, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। सभी में हिंदी छोटी कर दिया जाता। चलो ठीक है, दिख रहा है ना आपको साफ? अच्छा दिख रहा है। तो आपको सीपी और एसपी का रेशो यहां पर आ चुका है 8:9। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है यानी लाभ प्रतिशत। अब मुद्दा क्या है? प्रॉफिट परसेंट जिसे हम लाभ प्रतिशत कहते हैं, निकाल तो आप सारे दोगे, परंतु अगर मैं कहूं कि क्या इन दोनों में से मैं 9 को नीचे रख सकता हूं? 9 यानी जितने रुपए में मैंने सामान को बेचा है उस 9 को नीचे रख सकता हूं, और 1 रुपए का फायदा जो है ऊपर रख सकता हूं। मतलब मुद्दा यह है कि नीचे रखा क्या जाए। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत जिसे लॉस परसेंट कहते हैं, आपको कुछ भी निकालना है तो नीचे क्या वैल्यू रखी जाए। तो देखिए कैसे चीजों को करना होता है वो थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है, आप एक चीज मानिए कि मैंने क्या करा, 100 रुपए का मैं दूध खरीद कर लाया। ध्यान से सुनेंगे सही बच्चे, ठीक है? मैं 100 रुपए का दूध खरीद के लाया। अब 100 रुपए के दूध को मैंने क्या करा, एक सेकंड रुको, अब ठीक है, घुटन से हो रही है तो नहीं कहते, एक सेकंड। 100 रुपए के दूध को मैंने क्या करा, आपको बेच दिया। अब जब बेचा तो 100 रुपए का जब मैं खुद लाया था मैंने आपको 110 रुपए में बेचा। अब जब आपको 110 में बेचा तो मुझे क्या हुआ, 10 रुपए का फायदा। ठीक है, अब वही 100 रुपए का दूध अगर मैं आपको 90 रुपए में बेच दूं तब क्या होगा? तो भाई घाटा होगा। भाई 100 रुपए का दूध लाया हूं और 90 में सामने वाले को दे दिया तो 10 रुपए कम ले रहा हूं ना, तो मुझे 10 का घाटा हो गया। पर जो भी फायदा हुआ या फिर जो भी घाटा हुआ वो दोनों चीजें मैंने किस पर कैलकुलेट करी?
कैसे मुझे पता लगा कि फायदा या घाटा है? मैंने कैलकुलेशन करी है जितने में मैंने खुद खरीदा। अगर जितने में मैंने खरीदा है या तो मैं उससे ज्यादा में बेचूंगा या उससे कम में। तो सेंटर पॉइंट क्या था कि मैंने खुद कितने में खरीदा, तभी मैं पता लगा पा रहा हूं मुझे फायदा है या घाटा। यानी कि कभी भी अगर आपको फायदे के बारे में और घाटे के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने खुद कितने में सामान को खरीदा है। इसीलिए हमेशा जब भी प्रॉफिट या लॉस कोई सा भी प्रतिशत निकालते हैं तो नीचे रखते हैं कितने रुपए में सामान खरीदा गया। अब खरीदा कितने में गया, क्वेश्चन करा 8 में, जितने में खरीदा गया वो नीचे। अब 8 में खरीद कर अब उसे फायदा हुआ है बेचते समय या घाटा? तो 8 की चीज 9 में बेचने का मतलब है उसे सीधा सीधा 1 का फायदा हुआ है। यानी 8 रुपए के सामान पर 8 की खरीदी गई चीज उसे बेचते समय 1 रुपए का फायदा हुआ। तो 8 पर 1 का फायदा, तो हमेशा ऊपर क्या रखते हैं, प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो ऊपर लॉस रख देते। तो 8 पर 1 का फायदा यानी 1/8। और इस 1/8 को अगर आप प्रतिशत में लिखोगे तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यह 12.5% होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया होगा, ठीक है। फिर यहाँ नहीं लिखवा रखा तो एक चीज और लिख लो, 1/8 परसेंटेज में जब भी आप चेंज करोगे 12/2% ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12/2%। ये बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब आ जाइए आगे। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो कि नीचे जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो नीचे हमेशा रखा जाता है कि सामान कितने रुपए में खरीदा गया है। अब उस खरीद पर फायदा है तो फायदा लिख दीजिए ऊपर, और घाटा है तो घाटा। अब हम आगे आते हैं। यहां मैं गया आगे तो मैंने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है। वह रेशो क्या है, 8:11। तो अब आपसे मैं छूटते ही जाता है कि क्वेश्चन में ना भी पूछा हो ना कि लाभ प्रतिशत बताइए, यहाँ तो जैसे पूछ रखा है लाभ प्रतिशत, अगर ना भी पूछा गया हो, साफ दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा आपको हिंदी, ठीक है। अगर आपको छोटी लग रही हो तो बता देना, मैं अगले क्वेश्चन में देखता हूँ। अच्छा आगे बड़ी कर दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब आप आसानी से बता पाओगे। क्वेश्चन में तो फिर भी कहा लाभ प्रतिशत बताओ, क्वेश्चन ना भी कहा होता तब भी आप खुद पता लगा पाते कि यहाँ हम लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट ही निकाल पाएंगे। क्योंकि देखिए हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी जानना हो तो कैसे देखेंगे कि सामान कितने में खरीदा, 8 में, बेचा कितने में, 11 में। यानी 8 रुपए के सामान को 3 रुपए ज्यादा लेकर बेचा गया है, यानी 3 रुपए एक्स्ट्रा लेने का मतलब ये है कि हमने फायदा कमा लिया है। तो यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट परसेंट, जिसे हम लाभ प्रतिशत भी कहते हैं, उसे निकालूंगा तो आपके हिसाब से कैसे निकाला जाएगा? तो आप कहोगे सर देखिए जितने रुपए में सामान खरीदा गया हमेशा वह नीचे रखा जाता है, यानी सीपी यानी 8, हमेशा सीपी, एसपी का भी नहीं रखेंगे। 8 पर कितने का फायदा है, 3 का, और 3/8 अभी अभी बताया था 37 से 1/2% होता है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, देख लिया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं क्या करें। कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए, लीजिए एक मैसेज कर दूं, एक सेकंड रुको, क्योंकि एक छोटी सी चीज, जब तक आप इसको शुरू करो मैं एक चीज, एक फोन नहीं कर दो, एक सेकंड रुको, जरूरी चीज याद आ गई। मैं ये बता दूंगा कि इन क्वेश्चनों को साइड में लगाया करो। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, एक दो ही हैं और सारे साइड में ही हैं, आ जाओ। मैं ये पूछ रहा था ऐसे क्यों लिख दिए, क्योंकि ऐसा है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे, कुछ बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे भाई देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आपको हमारे कमेंट दिख रहे हैं, सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं,
आपको सिर्फ आपका कमेंट दिखे जिससे आप फालतू बातों में ध्यान ना दो, सिर्फ पढ़ाई करो। आ जाइए, पर आगे उन्होंने सही वे में क्वेश्चन लगा रखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचकर इतने प्रतिशत लाभ कमाता है। सबसे पहली बात, अगर मैं इस परसेंटेज की बात करूं 16 से ही 2/3% की, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या निकल कर आएगी इसकी 1/6। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, एक फ्रैक्शन थी, जैसे यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन थी 1/8, जिसके नीचे क्या रखा हुआ था, नीचे रखा था जितने में सामान खरीदा गया, उसके ऊपर था जो भी फायदा है, और इस 1/8 को प्रतिशत में लिख दिया था 12.5%। ठीक है। अब इसी तरह की एक फ्रैक्शन हमें क्वेश्चन में दिखाई दी 16 से 2/3%, इसे मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया 1/6। अब देखिए इस 1/6 से 16 से 2/3% बना होगा, पर इस 1/6 का मतलब क्या है कि भाई नीचे हमेशा रखा जाता है जितने में सामान खरीदा गया यानी सीपी, और ऊपर रखा जाता है जो भी फायदा हो रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो ऊपर रखा है वो फायदा है घाटा है, वो पता लगेगा इससे कि ये लाभ प्रतिशत है या हानि प्रतिशत है। ठीक है। यानी 6 रुपए के सामान को 1 रुपए का फायदा लेकर अगर बेचा जाए तो हम कितने बेच देंगे, तो 6 रुपए के सामान को 1 रुपए का फायदा लेकर बेचने का मतलब है हम उसे 7 में बेच देंगे। तबियत खराब हो गई थोड़ी। तो 6 रुपए के सामान पर मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा हूं और इसे मैं 7 में बेच रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल में, वास्तविक में सामान को 1470 रुपए में बेचा जा रहा है। तो हमें करना क्या होता है, हर बार हमें कंपैरिजन करना होता है कि हमारे डाटा के हिसाब से हमने मानी चीज 6 में खरीदी और इस हिसाब से हम 7 में बेच देते। अगर मुझे इतना % प्रॉफिट चाहिए भाई, 6 का इतना प्रतिशत यानी 1 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो 6 पर 1 का फायदा लेकर मैं उसे 7 में बेच देता। पर क्वेश्चन से जब कंपेयर करा तो क्वेश्चन ने बताया कि चीज 7 में नहीं 1470 रुपए में बेची जा रही है। इस 7 से यह वैल्यू कितना गुना ज्यादा है, 7 2 जा 14, 7 जा 7, 0 0, 210 गुना। तो इसी प्रकार इस सामान को खरीदा कितने में गया होगा, 6 में ना खरीद कर 610 गुना ज्यादा, 0 0 6 2 12, 1260 रुपए में इस सामान को खरीदा गया होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ लीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप सभी करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, लीजिए बताइए। देखो, इस बार आपको क्वेश्चन के अंदर 12.5% दिया गया है। हमने लिखा 12.5%, इसकी फ्रैक्शन 1/8, परंतु जो ये 12.5% है वह लॉस है, लॉस यानी हानि। इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर ये लॉस % है तो इससे ये पता लगा, देखिए नीचे तो हमेशा रखेंगे जितने में सामान खरीदा गया, 8 का खरीद कर इतने प्रतिशत का इस बार घाटा, यानी 8 पर 1 का घाटा, तो मैं सामान को 7 में बेच रहा होऊंगा। भाई अगर मैं 8 में खरीद कर लाया और 1 रुपए का घाटा मतलब 1 रुपया कम लेकर मैंने वह सामान 7 में सामने वाले को बेच दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब उसे 7 में नहीं 770 रुपए में बेचा गया है। अब हमारे इस डाटा से एक्चुअल डाटा कितने गुना ज्यादा है, 110 गुना। तो इसी प्रकार हमारा खरीदने वाला मूल्य भी 8 ना होकर इससे 110 गुना ज्यादा 880 रुपए होगा और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे, बताइए। लीजिए मैं साइड हो गया थोड़ा सा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कहने का मतलब है 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस और 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने करा, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं करा।
हमने क्या करा, क्वेश्चन का 15 वस्तुओं का सीपी और 10 वस्तुओं का एसपी आपस में बराबर है, हमने बराबर रख दिया। आपस में इधर उधर कुछ कट रहा है, बिल्कुल 5 से या 2 पे कट जाएगा, 5 से ये 3 पर। अब आपको मैंने कल परसों ही सिखाया था, जब भी इधर से उधर शिफ्टिंग करते हैं, जैसा कि अगर मैं एसपी को इधर लेकर आऊंगा तो वो अपनी जगह बदल देगा, अगर वह ऊपर है तो एसपी नीचे आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, देखिए 2 को तो हम कहीं नहीं लेकर आए, यहीं कहीं है तो ऊपर ही रहेगा, 3 उधर ले आएंगे तो ये नीचे चले जाएगा, सॉरी। तो इसका मतलब यह समझ आया कि सीपी के सामने 2 आ गया, एसपी के सामने 3, यानी कि सीपी यानी जितने रुपए वस्तु खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस, यानी कोई वस्तु अगर 2 में खरीदी गई है तो उसे 3 में बेचा गया है। यानी अगर 2 रुपए के सामान को 3 में बेचने का मतलब है हम 1 रुपया ज्यादा ले रहे हैं, यानी हमें होगा प्रॉफिट, हमें क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत। अगर मैं लाभ प्रतिशत निकालना चाहूं तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितने में सामान खरीदा गया, खरीद कितने की है, 2 की, कॉस्ट प्राइस क्या है 2, हमेशा सीपी कहाँ रखेंगे, नीचे, 2 पर फायदा कितने का है, 1 का, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 या फिर 1 बटे तो सीधा 50% होता है, 2 से इसे काट दीजिए 50 पर जाएगा और हमारा उत्तर 50% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब तो आप इजीली बता पाओगे, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं का सीपी और 9 वस्तुओं का एसपी आपस में बराबर है। आपने क्या करा, सीपी और एसपी को एक साइड लेकर आ गए और 9 और 10 को एक साइड, सीपी के सामने 9 है, एसपी के सामने 10। इससे हमें यह पता लगा कि 9 रुपए की वस्तु 10 में बेचने का मतलब है 1 का फायदा। हमें पता है लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट, तरीका वही, जितने में सामान खरीदा गया हमेशा सीपी यानी खरीदने वाला मूल्य नीचे, यानी 9 नीचे रखेंगे, और इस 9 पर कितने का फायदा, 1 का, और 1/9, 11 से 1/9 प्रतिशत, और यही मेरे भाई हमारा आंसर, यही हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, जल्दी बताओ जल्दी, ग्लूकोज का पानी माना पड़ेगा। आज थोड़ा सा ना तबीयत खराब है मेरी, मतलब आपको कैमरे से नहीं पता लग रहा होगा, ग्लूकोज का पानी बनाओ, थोड़ी देर ग्लूकोज का पानी पी के ना मतलब घुटन सी हो रही है आज, उल्टी वगैरह जैसा थोड़ी सी तो हुई भी थी। 1 सेकंड रुको, करो ये क्वेश्चन करो जब तक तुम। उठा रहा कोई, बस 1 मिनट का और टाइम दीजिए, फिर उसके बाद मैं हो जाऊंगा। एक बार बस एक छोटा सा काम, फिर उसके बाद सीधा रेगुलर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि लीजिए 1 सेकंड यार, तो फोन लाइट मेरे फोन में, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड, चलो छोड़ो, आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड बस, मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए। आ जाइए, किसने फोन नहीं उठाया यार। The loss percent incurred when an object is sold at 436 rupees is equal to the profit percent which is gained if the object is sold at rupees 464.
भाई अब आ जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन है द लॉस परसेंट इनकर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹436। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं किसी भी सामान को खरीदता हूं, जैसे इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता इस तरह से कि मैंने कोई सामान खरीदा, अब पता नहीं कितने में खरीदा है, पर अगर मैं बेच रहा हूं उसे समझ लीजिए 90 रुपए में, तो मुझे क्या हो रहा है, उतने ही रुपए का घाटा हो रहा है। अगर मैं उसे 110 में बेचता हूं तो मुझे उतने का ही फायदा होता है। इस क्वेश्चन को करने के देखिए 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका, आप एक नॉर्मल चीज समझिए, इससे ये वैल्यू जितनी कम है सामने वाली इससे उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है या तो इन दोनों का गैप निकाल लीजिए। इन दोनों का गैप क्या आ जाएगा, 90 और 110 का गैप कितना आ गया, 20। 20 का आधा कर दीजिए, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि जितना घाटा है उतना ही फायदा है, ये वाली कंडीशन। तो जो इस दोनों के बीच का गैप है 90 और 110 का, 20 का आधा कर दीजिए, जो 10 आएगा या तो इसमें जोड़ दीजिए, छोटे वाले में जोड़ दो या बड़े वाले में से घटा दो। तो उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा होगा, 100 में। अगर क्या केस है कि एक सामान खरीदा गया, एक बार उसे 90 में बेचा गया और एक बार उसे 110 में, तो इतने में बेचने पर जो घाटा है इतने में बेचने पर उतना ही फायदा है। या दूसरा तरीका होता है 90 और 110 को आपस में जोड़ लो, जोड़ लिया, कितना निकल कर आया, 200। जो ये वैल्यू होती है ना, इसका आधा कर दीजिए, कितना आ गया, 100। यही वैल्यू हमें निकल कर आ जाती है, ठीक है। ओके, लीजिए। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन में दे रखा था कि मेरे भाई कि द लॉस परसेंट इनकर्ड। अच्छा, इसका एक तरीका और भी होता है, तो मैं दोनों ही तरीकों से करा के चलूंगा, दूसरा तरीका भी आगे बताने वाला हूं। तो आपने क्या करना था, आपका पहला तरीका हो सकता था कि जब भी क्वेश्चन में ये बताया जाए कि कोई वस्तु खरीदी गई, एक बार उसे 436 में बेचा और एक बार इसी सेम सामान को 464 में बेचा, तो यहां बेचकर जितना घाटा हुआ यहां बेचने पर उतना ही फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के केस में सबसे पहला तरीका मैंने क्या समझाया है, 436 और 464 को जोड़ लीजिए, जोड़ते 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, और 900 जो ये टोटल आया है इसका आधा कर दीजिए, यानी 445 कह रहा हूँ, 450 कितना आ जाए मेरे भाई, 450। यानी ये जो वैल्यू है यह क्या रही होगी, 450। यही पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य। कोई दूसरा तरीका, बिल्कुल मेरे भाई दूसरा तरीका भी है। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता तो ये लग ही रहा होगा कि जितने का घाटा हो रहा है, मैं अगर बोल दूं X रुपए का घाटा है तो आप कहोगे सर फायदा भी X रुपए का ही है। अगर मैं कहूँ 30 रुपए का घाटा है तो आप कहोगे सर फायदा तो फिर 30 रुपए का, फायदा भी 30 का हुआ होगा। मैं कहूँ घाटा 40 का है तो फायदा भी 40 का ही हुआ होगा। पर इन द एंड क्या है, जो भी फायदा या घाटा है, जो भी घाटा और फायदा है वो बराबर है। बराबर होने का मतलब है जब भी इन दोनों को काटा जाएगा, चाहे वो एक्स ही क्यों ना हो, जब भी इन दोनों को आपस में काटा जाएगा तो रेशो निकल कर आएगी 1:1। सिर्फ हमें इस रेशो से मतलब है, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू तो अभी तक हमें नहीं पता कि जो फायदा कितने का है और घाटा कितने का है, ये हमें पता थोड़ी है। परंतु मुझे पता है घाटा और फायदा दोनों ही सेम रेशो में है, यानी 1:1 में। अब आप एक चीज देखिए, अगला स्टेप आपको क्या करना है, आप ये देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप क्या है। तो आप देखोगे तो 464 और 436 को माइनस कर लीजिए, 14 में से 6 गया तो मेरे भाई 8 आ गया, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, तो इनके बीच का गैप निकल कर आया 28। क्या निकल कर आया, 28। यहाँ पे साफ दिख रहा है 28, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, ये पूरा गैप क्या है, 28, जबकि इस रेशो के हिसाब से ये गैप 1, और अगर हम 1 लेकर चल रहे हैं तो पूरा गैप 1 और 1 हमारे हिसाब से क्या है, रेशो हिसाब से 2, परंतु एक्चुअल में यह गैप 2 नहीं है, यह गैप 28 है, इस 2 से 14 गुना ज्यादा। तो इस तरह से हमें ये पता लग पाए कि घाटा भी 1 नहीं है, 14 गुना ज्यादा 14 का तो घाटा है, और फायदा भी 1 नहीं है, 14 गुना ज्यादा 14 का फायदा है। टीपी पर आने के लिए देखिए, सीपी यानी जितने में वस्तु खरीदी है, खरीदने वाले से बेचने वाले पर जाते हैं, तो फायदा है तो जोड़ देंगे, घाटा है तो
घटा देंगे। परंतु जब हम उल्टे लौट कर आते हैं तो चीजें उल्टी चलती हैं। इस बार हम बेचने वाले से खरीदने वाले पर आ रहे हैं। अगर लॉस है तो वो इसमें जुड़ जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जुड़ेगा क्यों? ये छोटी सी चीज और जान लीजिए, ये समझिए। मैंने कोई चीज खरीदी, कितने में मुझे नहीं पता, प्रॉफिट लाभ, मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ और मैंने उसे बेच दिया। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, मैंने उसे बेच दिया। कितने में बेच दिया मैंने भाई? मैंने उसे बेच दिया 10 रुपए में। तो आपके हिसाब से उसे मैंने कितने में खरीदा? देखिए, दो तरीके होते हैं। एक, मैंने कोई सामान खरीदा 9 का, उस पर प्रॉफिट हुआ 1 का, कितने बेचूंगा? तो आप सीधा सीधा कहोगे भाई 9 रुपए का सामान लिया, 1 रुपया प्रॉफिट होने का मतलब है आप जब बेच रहे हो उस समय 1 रुपया ज्यादा लेकर बेच रहे हो, तो आप 10 में बेच दोगे। क्लियर है? परंतु इस केस में मैंने क्या कहा है, हम उल्टा फिर से फिर से सीपी की तरफ जा रहे हैं। तो उल्टा जाते समय बहुत से बच्चों को मैंने समझाया हमेशा कि प्रॉफिट है तो 10 में से 1 घटाकर सीपी 9 हो जाएगा। पर बच्चा ना हमेशा कंफ्यूज रहता है। बच्चा इसे क्या लिखता है, 10 और 1 11। कुछ बच्चे समझदार होते हैं वो 9 लिखते हैं। अब आप अगर इस तरह से कंफ्यूज होते हो और आपको भी ये दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ही चीज सोच लो, इसे 11 और 9। फिर अपने आप सोचो, क्या मैं आज 11 रुपए का कोई सामान खरीद कर और जब बेचने लगूं 1 रुपया एक्स्ट्रा भी लूं बेचते समय, तो 11 रुपए पर अगर मैं 1 रुपए का फायदा लूंगा तो सामान 12 में बेचा जाएगा, पर यहाँ तो 10 में बेचा जा रहा है। यानी पक्का पक्का हम 11 गलत मान रहे हैं। यानी सामान को 9 में खरीदा गया है, तभी 1 का फायदा लेकर 10 में बेचेंगे। तो बस आपको मैं ये कंसेप्ट समझा था, जब भी उल्टा आते हैं तो प्रॉफिट है तो उस कंडीशन में 10 में से 1 घटकर चीजें कितने में खरीदी, 9 में। इसी तरह से यहाँ पर भी जब उल्टा आएंगे, या फिर आप ये समझ लेना कम वाले में जोड़ देना और ज्यादा वाले में से घटा देना। बट ये सिर्फ यहाँ तक ही रह जाएंगे, हमें प्रॉपर चीजों को सीखना है, क्योंकि आगे कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 436 में 14 जोड़ोगे और ये आ जाए 450। यानी आपने सामान कितने में खरीदा, 450 में। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। क्या है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे। देखिए बताइए, इस बार क्या है क्वेश्चन, कह रहा है प्रॉफिट ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज 310 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग एट दैट आर्टिकल 4 रुपीज 230। यानी 230 में बेचकर जो घाटा हुआ है, हमने खरीदा कितने में ये नहीं पता, 230 में बेचकर जो घाटा हुआ है 310 में बेचकर उतना ही फायदा होता है। सबसे पहला काम होता है कितने में चीज खरीदी गई। सबसे आसान तरीका, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 310 प्लस 230, दोनों को जोड़ा 0 4 540, और इस 540 का आधा कर दीजिए 270, यानी कि सामान 270 में खरीदा गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी 270 पे, जो 270 में हम सामान खरीद रहे हैं, अगर इसी सामान को मैं 180 में बेच दूं, वैसे मैं इतने में बेच रहा हूं, पर अगर 180 में बेच दूं तो जो भी घाटा होगा उसे प्रतिशत में बताइए। तो एक चीज देखिए, 270 रुपए का सामान अगर मैं 180 में बेचूंगा तो मैं कितने रुपए कम में बेच रहा हूं, 90 रुपए कम में। किसी को गलती तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो इन दोनों घटा के ध्यान। तो 90 रुपए का मैं घाटा ले रहा हूं, यानी 200। देखिए ये क्या है, सीपी, ये क्या है, एसपी। तो हमें हमेशा नीचे सीपी रखना होता है और ऊपर रखते हैं जो भी फायदा या घाटा है। तो हमें 90 का घाटा है, यानी यहाँ से हमारी लॉस परसेंट निकलेगी। तो आगे जाने से पहले इनकी फ्रैक्शन बना लेंगे, 9 9 9 3 27, 1/3 आ गया। या तो 100 की मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट 1/3, 33 1/3% होता है, यानी ये आंसर। अब देखिए इन्होंने कितनी चतुराई खेली है, ऑप्शन में यहाँ पे 33 2/3 लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ। ऑप्शन में 33 2/3 लिख दिया है, जबकि 33 1/3 होता है। इसीलिए ये सारी चीजें याद रखना बहुत आवश्यक हो जाता है बच्चे के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए, लीजिए क्या है क्वेश्चन का आंसर। सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है रमन सेल्स अ मशीन 4 रुपीज 39 lakh एट अ लॉस, हैड ही सोल्ड इट 4 रुपीज 49 lakh, हिज गेन वुड हैव बीन 3 times। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक बार वह उस वस्तु को 39
39 लाख रुपीज में बेचता है और एक बार 49 लाख में बेचता है, परंतु घाटा जितना हो रहा है इस बार प्रॉफिट उसका 3 गुना हो रहा है। ठीक है, जितना घाटा हो रहा है प्रॉफिट उसका 3 गुना हो रहा है। अब क्या हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? देखिए दोनों से करके देख लेंगे। तो इस केस में अगर मैं ये जानना चाहूं कि वस्तु कितने में खरीदी, तो सबसे पहले हमने जो सीखा था इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो 39 और 49 के बीच का गैप सीधा सीधा हमें कितना दिख रहा है? 10 दिख रहा है। ठीक है, अब इस 10 को अगर देखा जाए तो इस रेशो के हिसाब से 1 + 3, ये गैप 1 ये गैप 3, तो आप क्या कहोगे सर गैप 1 और 3 इन दोनों का टोटल। एक्चुअल में हमारे रेशो के हिसाब से ये 1 और ये 3, टोटल यहाँ से यहाँ तक का गैप 4 होना चाहिए, पर क्वेश्चन कह रहा है गैप 4 नहीं है 10 है। तो कंपेयर कर लो भाई, 4 से ये 10 कितने गुना जाता है? तो आप कहोगे सर 2.5 गुना। कितना गुना जाता है? 2.5 गुना। ठीक है, अगर किसी की इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है तो आप इसे 10/4 टाइम्स कह सकते हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हाँ अगर मुझे ये निकालना हो कितने का घाटा हो रहा है तो 10/4 को 2.5 कहता है, तो 2.5 की गुना यहाँ कर देंगे तो मुझे घाटा हो रहा है 2.5 का। और अभी अभी मैंने बताया था जब सीपी पर उल्टा आते हैं तो चीजों को जोड़ देंगे, 39 में 2 जोड़ेंगे 41.5 हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी वस्तु हमने इतने में खरीदी होगी। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप कैसे कर सकते थे? आपके पास फिर तरीका क्या रहता है, आप वही चीज करोगे। पहले आपने देख लिया ना कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमने कितने में सामान खरीदा? 41.5 में। आपका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका देखिए ये भी बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, कि इसमें कोई दिक्कत हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका, आपको हमेशा करना क्या है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको फोकस करना है किस पर, कि इन दोनों का टोटल ज्यादा है यानी कि टोटल करना आसान है, या इन दोनों को घटाना। तो यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है इसमें 10 जोड़ूंगा तभी 49 बनेगा, यानी कि इन दोनों का अंतर निकालना आसान था, तो मैं अंतर निकालूंगा 10। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था कि जितना घाटा उससे 3 गुना प्रॉफिट, तो 3 और 1 जो ये टोटल होता है इससे डिवाइड कर देंगे। जैसा भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था कि इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होता है, देखिए शुरू में मैंने यहाँ पे बताया था आपको, एक ये चीज मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, है ना, कि आप क्या कर सकते थे, 90 और 110 का अंतर देखेंगे 20, इस 20 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि जो रेशो है इस समय जो प्रॉफिट और लॉस का रेशो बराबर था, इसीलिए 2 से, और 2 से डिवाइड करा, वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ये 10 या तो इसमें से घटा देंगे या इसमें जोड़ देंगे, तभी तो 10 जोड़ेंगे तो 100 या 10 घटाएंगे तो 100। यही सेम चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं। आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़कर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर मुझे लगा अंतर आसान है निकालना। तो आपने देखा इन दोनों का अंतर कितना है? 10। 4 से क्यों? क्योंकि इनके रेशो के हिसाब से इन दोनों का टोटल क्या है? 4। 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाए? 2.5। तो इस 2.5 को ना हमेशा जो 1 होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस 1 के साथ। ठीक है, करना हो तो यहाँ भी कर सकते हो, 2.5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, इसमें जोड़ा, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये साथ गुणा मल्टीप्लाई 49 और 39 को जोड़ लो, 49 और 39 को जोड़ लो, 9 9 18 का 8 हासिल 1, 4 4 8 80। 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, एक्शन रुकिए कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, देखिए इस केस में सिर्फ अंतर के साथ ही करना, दूसरे तरीके से करोगे तो गलत पहुंच जाओगे। हाँ, तो हर बार इनका अंतर निकाल सकते हो, डायरेक्ट 3 और 1 4 से इसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन पर आते हैं, आगे लीजिए क्या कह रहा है कि बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900 ए मैन अर्न्स डबल द प्रॉफिट ऑफ व्हाट ही वुड हैव लॉस्ट हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹450। यानी कि अगर वह उसे खरीदता है और एक बार 450 में बेचेगा और एक बार 900 में, तो क्वेश्चन कह रहा है जितना उसे घाटा हो रहा है प्रॉफिट उससे 2 गुना ज्यादा है, डबल है ना, उससे 2 गुना लाभ होता है। तो मैंने क्या समझाया था, अगर आपको डायरेक्ट सीपी निकालना है तो सीपी निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, इन दोनों के बीच का गैप देखिए, इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 450।
450 को 2 और 1 3 से डिवाइड करा, कितना आ गया 150। आपकी इच्छा है 150 इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो हमने यहाँ करा। तो अगर 150 का घाटा है तो 450 में 150 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 600। यानी कोई सामान हमने 600 में खरीदा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 600 की खरीद पर, अगर 600 रुपये का सामान खरीदा है और मैं उसे 20% फायदे में बेचूंगा तो 120/100 में बेच दूंगा। तो उस केस में मैं सामान कितने बेचूंगा, तो मैं 720 रुपये में सामान को बेच दूंगा। ठीक है, एक सेकंड मुझे एक छोटी सी चीज देखने दीजिए। ठीक है, 600 रुपये में सामान को बेच दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे आ जाइए, लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक बार सामान को बेचा गया 950 में, आप कहोगे सर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, और एक बार बेचा गया इतने में। एक बार 950 में बेचा गया और एक बार बेचा गया कितने मेरे भाई, 1060 में। अब क्वेश्चन कह रहा है जो घाटा है उससे जो फायदा है 20% ज्यादा है, 20% यानी 1/5। यानी कि सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि अगर 5 रुपए का लॉस हो रहा है तो फायदा 20% यानी 1 ज्यादा, फायदा 6 का होगा। ये रेशो आ गया। आप कहोगे सर इस तरह से नहीं अगर कर पाओ तो ऐसे देख लेना कि मैं अगर मान लू कि जितने का भी घाटा है, मैं मान लू घाटा 100 का है तो फायदा इस 100 से 20% ज्यादा है, यानी कितने का, 120 का है। रेशो बना लिया 2 5 10 2 6 12, यानी घाटे से फायदे का रेशो 5:6 है। अब जो आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। यानी यहां से आप समझ पाए कि अगर घाटा 5 का है तो फायदा 6 का है। अगला स्टेप क्या करना होता है, दोनों के बीच का गैप। गैप देखोगे कितना आ रहा है, 110। इस 110 को 6 5 11 इससे में डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। इस 10 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हो। तो भाई 5 के साथ 10 की गुणा, तो यानी कि 50 का घाटा है। 950 में अगर 50 जोड़ूंगा यानी कि वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, लीजिए। इस बार चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। इस बार दोनों ही टाइम उसे फायदा हो रहा है, यानी उसने कोई सामान खरीदा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे एक बार हमें फायदा होता था और एक बार घाटा। अब वो घाटे से फायदा कितने गुना है, बराबर है या कुछ ज्यादा था, वो एक अलग कंसेप्ट था। पर इस बार दोनों ही बार हमें फायदा हो रहा है। कहने का मतलब है क्वेश्चन कह रहा है एक बार वस्तु को कितने बेचा मेरे भाई, 69 में। एक वस्तु को 69 में बेचा तो फायदा हुआ, और उसी वस्तु को 78 में बेचा तो भी फायदा हुआ। परंतु इतने में बेचकर जितने का फायदा हो रहा है, इतने में बेचकर उसका डबल फायदा हो रहा है। ऐसा कब हो सकता है, डबल फायदा कब हो सकता है? देखिए, मैंने कोई 60 रुपए का सामान खरीदा, मैंने 70 में बेच दिया। आप कहोगे सर आपको 10 रुपए का फायदा हो गया, होगा कि नहीं हुआ 10 रुपए फायदा? अब इसी 60 रुपए के सामान को अगर मैं 80 में बेच दूं तो मुझे 10 से डबल फायदा हो गया 20 का। कहने का मतलब इतना सा है बस कि पहले जैसे मैंने 60 रुपए के सामान को 70 में बेचा तो मुझे 10 का फायदा हुआ, इतने में बेचकर मुझे 10 की जगह 20 का फायदा हो रहा है। कहने का मतलब है जितना पहले हो रहा था फायदा उतना ही और एक्स्ट्रा मिल रहा है। और एक्स्ट्रा क्यों मिल पाया? क्योंकि मैं 70 से 10 रुपए और एक्स्ट्रा में सामान को बेच रहा हूँ, तभी तो 10 और 10 टोटल मुझे 20 रुपए का फायदा हो पाया। यानी आप ये समझ पा रहे हो कि अगर मैं देखूं 69 और 78 के बीच में कितना गैप है, 9 का, तो आप ये समझ पाओगे कि ये जो फायदा है इतना ही फायदा उसे पहले भी हो रहा था यहाँ पर। अभी तो कि इतने बेचकर समझ लो 9 का फायदा है, तो इतने बेचकर 9 18 का फायदा हो रहा होगा, उसे डबल हो गया फायदा। अभी अभी मैंने बताया था कि भाई देखो सीपी है, एसपी है, उल्टे लौट कर आ रहे हैं और ये है प्रॉफिट। तो 69 में प्रॉफिट उल्टा लौट रहे हैं तो 9 घटकर सीपी यानी खरीदने वाला मूल्य क्या हो जाएगा, 60। अगर यह प्रॉफिट है तो उल्टे लौटते समय 9 को घटाकर ये आ जाएगा 60। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे तो इन क्वेश्चनों को हम 1 सेकंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हिंदी वाली लैंग्वेज के हिसाब से चलें। क्या करें, एक तरफ 5 से 6 फिर नीचे दे रखा है 6 से 5। क्वेश्चन पूछ लेता है लाभ प्रतिशत, तो आपको करना क्या होता है, डायरेक्ट 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25, 1 की 6 में मल्टीप्लाई 36, यानी 25 का सामान 36 से बेचने का मतलब है 25 पर 11 का
फायदा प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पर 44%। एक तरीका ये होता है, पर यह तरीका लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि कुछ ही क्वेश्चंस तक लग जाता है, बट जैसे ही इन क्वेश्चनों में चीजों में बदलाव आएगा, आपको भी सर ऐसा कैसा बदलाव आ सकता है? बदलाव कुछ इस तरह का, देखिए आगे क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। इस तरह का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तब चीजें खराब हो जाती है। तो हमें ना सारी चीजें सीखकर ही चलना पड़ेगा। अब सारी चीजें सीखने का मतलब है, देखिए सही तरीका सीखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है। ये खरीदता लिखा है, खरीदता है, ठीक है, खरीदता है। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने 10 रुपए आपको दिए और आप दो पेन खरीद कर ले आए। मैंने आपको 10 रुपए दिए, आप दुकान पर गए और आप 2 पेन खरीद लाए। कितने पेन? 2 पेन, ये क्वांटिटी है। तो आप एक कितने में खरीद कर लाए? 2 से 10 को काटूंगा 5 पर गया, यानी एक आप 5 रुपए में खरीद कर लाए। तो मुझे पता चला कि एक पेन जिसे आप खरीद कर लाए हो, उसका खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है। कितने रुपए है उसका कॉस्ट प्राइस? 5 रुपए। तो हमने देखा कि भैया अगर कभी भी सिंगल वस्तु का खरीदने वाला मूल्य निकालना है तो कुछ नहीं करना, जितने में पूरा सामान खरीदा गया, यानी 5 में खरीदा कितना गया? 6 सामान। क्वेश्चन ये तो कर, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से, यानी 5 रुपए में 6 सामान खरीदा गया। तो आपको करना क्या है, जितने में खरीदा गया है वो ऊपर टोटल पैसे, और 5 में कितनी चीजें खरीद कर लाया? 6। तो यहां से मुझे एक वस्तु का खरीदने वाला मूल्य मिल जाता है कि भाई एक वस्तु 5/6 रुपए में खरीदी गई। अब बेचने की भी बारी आएगी, भाई बेचे बिना काम भी नहीं चलेगा। तो बेचते समय उसने 6 रुपए में 5 के हिसाब से चीजें बेची है, यानी एक वस्तु उसने 6/5 रुपए में बेची है। एक का प्राइस क्यों निकाला है? क्योंकि देखिए मुझे पता होना चाहिए कि जो सामान मैं खरीद रहा हूँ एक कितने में खरीदा है, उसके हिसाब से अगर मैं एक कितने में बेच रहा हूँ, मैं फायदा और घाटा मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मुद्दा क्या है, यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये नहीं पता कि हमने सामान खरीदा कितना है। अब नहीं पता तो सबसे पहला काम बनता है कि ये पता लगाइए कितना खरीदा है। अब आप पता लगा ही नहीं सकते, तो आप क्या करो, एक वैल्यू ऐसी मानो जो 6 और 5 से दोनों से घट जाए। 6 और 5 कैल्शियम यानी 30। तो मैंने मानकर चल रहा हूं कि टोटल 30 सामान खरीदा गया। अब 30 अगर खरीदा गया है तो जब तक वो 30 बेच नहीं लेगा तो उसे फायदे या घाटे का कभी पता नहीं लग सकता, प्रॉफिट या लॉस का कभी पता नहीं लग सकता। यानी 30 खरीदा है तो उसे 30 बेचना ही होगा, ठीक है। और भाई जितने देखो, आप खुद सोचा है 30 खरीदी है, 2-3 बेचकर ही रोने लग जाए यार मेरे तो घाटा हो रहा है। अरे बेटे सारी बेचेगा तभी तो पता लगेगा एक्चुअल में प्रॉफिट है भी कि नहीं, या लॉस कितना है तो कितना है। तो 30 खरीदी 30 बेची, पर जब 30 खरीदी इस रेट पर तो उसकी जेब से 25 रुपए गए। 30 बेची तो उसकी जेब में 36 रुपए आए। 25 रुपए खरीदने पर खर्च हुआ, 36 रुपए उसकी जेब में आए, 11 का फायदा, यानी 25 पर 11 का फायदा प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 25 से 4 पर 11 चौक 44, यानी ओवरऑल उसे 44% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बताइए। देखिए अब निकालने को तो इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, परंतु तरीका 11 नींबू 10 रुपए में, यानी 10 रुपए में 11 खरीदे, ये हो गया सीपी। बेचते समय उसने कैसे बेचा? बेचते समय उसने 11 रुपए में 10 बेचे हैं। तो मैंने क्या कहा था, टोटल वैल्यू नीचे क्वांटिटी। तो खरीदी एक वस्तु 10/11 रुपए में खरीदी है और एक वस्तु बेचे 11/10 रुपए में। सबसे पहली बात, हमें नहीं पता सामान लगाएगा प्रॉफिट है या लॉस। 11 से इसे काटा 10 पर कटा, ये आ गया 100।
जीरो से जीरो ही आ गया 121, यानी कि 100 रुपये खरीदते समय खर्च हुए और जब कमाने बैठा तो 121 रुपये इकट्ठा हुए, यानी उसे 21 का फायदा हो गया। तो 100 पर 21 का फायदा, वैसे 100 का तो बहुत एक आसान वैल्यू है, 100 का 21% होता है, 30% होता है, 20% 23% होता है। तो यहाँ डायरेक्ट 21% आंसर आ जाएगा, बट फिर भी निकालना है तो सामान कितने में खरीदा, 100 पर फायदा 21 का, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 21%, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी उस लॉजिक की जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। क्या आ जाइए। तो एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है, यानी 10 रुपए में 11, यानी एक खरीदा 10/11 में। भाई 10 रुपए में 11 खरीदे, यानी 10/11 रुपए में एक खरीदा। बेचते समय 11/10 रुपए में एक बेच दिया, 11 में 10 बेच दिए। अभी मुझे नहीं पता कि उसने सामान खरीदा कितना है, तो मैंने 11 और 10 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 110। तो मैं मानकर चल रहा हूँ उसने जो सामान खरीदा है 110 सामान खरीदा, 110 खरीदा है तो बेचेगा भी 110। खरीदते समय उसकी जेब से 100 रुपया खर्च हुए, बेचते समय उसकी जेब में 121 रुपए आए, फायदा कितने का हो गया उसे 21 रुपए का। और ये 21 रुपए का फायदा कब निकल कर आ रहा है, जब वह 110 सामान खरीदता है या फिर 110 बेचता है। क्वेश्चन कह रहा है फायदा उसे 63 रुपए का हुआ है, इस 21 से 3 गुना ज्यादा। तो उसने एक्चुअल में जो बेचे हैं वो भी 110 ना बेचकर उससे 3 गुना ज्यादा 330 बेचोगे। अब आप एक चीज बताइए, इस तरीके को आपने सीखा तभी तो आप ये आंसर दे पाए, नहीं तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका तो एक लिमिटेड है, ठीक है, आगे नहीं जा पा रहे थे ना। आ जाइए इस क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 रुपए में 11 के भाव से। अब इस क्वेश्चन में तो आप में से हर एक बच्चा गलती करेगा ही करेगा, हर बच्चा, पर आपको ध्यान से पढ़ना है और कोशिश करना है कि आपको सही आंसर देना है। तो खरीदते समय उसने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, आगे गया दूसरी जगह से उतना ही सामान और उतनी ही टॉफियां और 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीद ली। अब आई बेचने की बारी, तो बेचने की बारी आई तो उसने क्या करा मेरे भाई, 1 रुपए प्रति टॉफी, यानी 1 रुपए में 1 के हिसाब से सामान को बेच दिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इस बार फर्स्ट कंडीशन चीजें खरीदी गई, दूसरी कंडीशन में भी चीजें खरीदी गई, थर्ड केस में सामान को बेचा गया है। जैसा हर बार करते हैं हम क्या करेंगे, 11, 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, आप देखोगे क्या निकल कर आएगा। तो भैया 99, तो मैंने यहां पर मान लिया कि भाई 99 सामान हमने खरीदा होगा। ठीक है, 99 खरीदा है पहली बारी में, तो क्वेश्चन कह रहा है जितना पहली बारी में खरीदा है उतना ही दोबारा भी खरीदा है, तो भैया इस समय भी इतना ही और खरीदा। अब आती है बेचने की बारी। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, पहली लाइन पहले क्वेश्चन में कहा था जितना हम सामान खरीद कर लाते हैं उतना ही हमें बेचना पड़ेगा। सही बात है, ठीक बात है। अब आप एक चीज देखिए, क्या हम उतना ही देखिए बहुत से बच्चे ना यहाँ पे क्या करते हैं 99 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। क्यों होती है, क्या हमें यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हम जितना सामान खरीद कर ला रहे हैं उतना ही बेच रहे हैं, नहीं कम बेच रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप एक्चुअल में खरीद कर कितना ला रहे हो, 99 और 99, यानी 198 सामान आप खरीद कर लाए हो, तो बेचोगे भी 198 ही। बस यह छोटी सी गलती बच्चा कर देता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई जितनी खरीदी है आपने 2 अलग अलग जगह से खरीदी है, पर खरीदी तो टोटल 198 है, 9 9 18 88 9 9 18 और 19, तो बेचोगे भी टोटल 198। बस इस चीज को आप कभी गड़बड़ मत करना। अब आ जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके हिसाब से इतना सामान 90 रुपए में खरीदा गया होगा, इसके हिसाब से इतना सामान 110 रुपए में खरीदा गया होगा, और बेचते समय 198 रुपीज उसके पास आए होंगे। परंतु ये तो वो पैसा हो गया जो उसके पास बेचते समय आया है। जब उसने सामान खरीदा तो उसकी जेब से क्या खर्चा हुआ होगा, तो भैया 90 रुपए तो ये खर्च हुए, 110 रुपए ये, तो टोटल 200 रुपए खर्च हुए। ध्यान से सुन लो भाई, टोटल खर्चा तो 200 ही हुआ। अब 200
खर्च करके इतने कमाने का मतलब है 2 का घाटा। बस निकाल दीजिए कि भैया 200 पर 2 का घाटा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 कट गया, 1% का लॉस। किसी को डाउट? बिल्कुल भी नहीं है। अगर है तो डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, स्पीड कम है। स्पीड ऐसा है, एक तो ये चीजें बच्चों को समझ नहीं आती, ऊपर से मेरी तबीयत आज थोड़ी सी हुआ है, तो मैं खामा में ज्यादा तेजी के चक्कर में मैं आपको यही रेस्ट मान जाऊं, समझ रहे हो? गाड़ी वैसे ही खराब होने वाली हो उसमें, और तुम हूं करके उसमें दबा दो स्पीड से, तो धुआं छोड़ देती है वो। तो मैं 10-1 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे, बट पूरी क्लास जरूर खत्म कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस टाइम जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा इधर बेड पे लेटना होगा, मेरे पैर तो कांपने लग गए वैसे ही। तो बिल्कुल शांति से चुपचाप पढ़ लो। कह रहा एक दुकानदार 40 रुपए में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है और 60 रुपए में 5 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है और 50 रुपए में 3 की दर से बेचता है। तो मैंने क्या कहा था, 40 रुपए में 3 सामान खरीदा पहली बारी में, परंतु ध्यान रखना खरीदा है। दूसरी बारी में 60 रुपए में 5 खरीदा। अब तीसरी बारी में उसने सामान बेचा और बेचते समय उसने 50 रुपए में 3 बेच दिया। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, 3, 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, वैसे बहुत से बच्चे चाहें तो इसे 60 को 5 से काट भी सकते हो, 12 आ जाएगा, चीजें और आसान हो जाएंगी। 12 हो जाए ना तो 12/1 लिख लेना, चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। पर कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि बच्चा मतलब ना इस तरह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल आपने लिखा 3, 5, 3 का एलसीएम लिया, 15 निकल कर आया, तो 15 वस्तुएं शुरू में खरीदी गई, फिर से 15 और खरीदी गई, 15 और 15 टोटल कितने हो गई, 30। तो 30 खरीद कर लाया, तो 30 उसने बेच दी, तो उसने टोटल कितनी वस्तुएं बेची हैं, 30। ठीक है, शायद क्वेश्चन भी यही पूछना चाहता है, खरीदे जाने वाले आर्टिकल्स की संख्या। तो खरीदी भी 15 और 15 30 ही है भाई, जितनी बेची उतनी तो खरीदता है। ठीक है, पर खरीदते समय उसकी जेब से कितना खर्चा हो, 3 5 15, 5 4 20, 200 रुपए ये, 5 3 15, 6 3 18, 180 रुपए ये खर्चा हो गया। बेचते समय उसकी जेब में कितने आ गए, 500 रुपए। कितना आ गया, 500 रुपए। तो टोटल उसने कितने रुपए में सामान खरीदा, 0, 8 और 3, 380 में, और उसने बेचते समय 500 रुपए कमाए, यानी ओवरऑल 120 रुपए फायदे में है वो। और क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 120 रुपए का फायदा नहीं है, फायदा है 2412 का। फायदा कितने का है, 2412 का। तो बस कंपेयर कर दो कि फायदा कितना है, 2412। इस 120 से क्या मल्टीप्लाई करो, 2412 आ जाए, तो आप कहोगे 2412 बटे में 120 मल्टीप्लाई कर दो, और इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2412 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 120। यहां तक दिख रहा है? ठीक है, 0 से 0 काट दो, 12 2 या 24, 1 ना जाने 0, 12 कम 12, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 जा 3, 0 3 2 जा 6, 603 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन